पर इसके आयोजक प्रोफेसर नीरज भार्गव साहब को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, मेरे साथी शिक्षक और विद्यार्थियों के वर्कशॉप की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ जो सोर्स एक तरह से इन्होंने बुलाए, वो सोर्स हमको वो स्रोत ज्ञान के हो सकता है महाविद्यालय में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ नहीं मिलते, और विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच है जो हमें इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के अंतर्क्रिया को, आपस में विचार विमर्श को हमें संभव बना पाता है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होता है। इसके लिए माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रूप सिंह बारक साहब का मेरी तरफ से इस तरह धन्यवाद कि इस तरह की अकादमिक गतिविधियां सत्र के जब अंत में, सत्र अंतिम उस अवस्था पे है, तब भी इस तरह की अकादमिक गतिविधियों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। और नीरज सर ने बताया मेरे को कि माननीय कुलपति महोदय को जैसे इस योजना को बताया गया और उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी। ये हमारे अकादमिक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा एक वो है साधुवाद के पात्र कि इस तरह की गतिविधियों को वो निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। अन्यथा हमारे राज्य में विश्वविद्यालयों में प्राय परीक्षा, एडमिशन और इन चीजों पर ही केंद्रित सारा प्रशासन रहता है। अकादमिक विचार विमर्श को, अकादमिक चर्चाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन सामान्य तौर पर नहीं मिलता, लेकिन पिछले 3-4 साल में ये माहौल बदला है और अकादमिक नेतृत्व जिन व्यक्तियों के हाथों में आया है वो आम जन को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के माध्यम से राहत मिल सके और ज्ञान का अधिक से अधिक प्रसारण हो सके, अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान का लाभ मिल सके। इस तरह के प्रयास अभी की जो अकादमिक हमारा नेतृत्व है, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, चाहे अजमेर विश्वविद्यालय हो, जोधपुर विश्वविद्यालय हो या सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो। मैं डॉक्टर BL सैनी हूँ और अभी संयुक्त निदेशक नहीं बल्कि सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा के माध्यम से मैं सरकारी कार्य कर रहा हूँ। मूलतः मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, समाज विज्ञान है, लेकिन समाज विज्ञान या कोई भी विज्ञान अकादमिक क्षेत्र में आपके बिना अधूरा है। अर्थात जो कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं उनके ज्ञान के बिना आज का हमारा समाज विज्ञान भी अधूरा है, क्योंकि ज्ञान के जितने स्रोत पिछले 10, 15, 20 सालों में विकसित हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर रिवॉल्यूशन है। हमारे पूर्व स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री जो रहे हैं, उनकी एक बहुत दूरदर्शी सोच थी। 1986 में जब नई शिक्षा नीति उन्होंने प्रवर्तित की और पूरे देश में ये नारा दिया कि भारत को 21वीं शताब्दी में लेके जाना है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। बहुत सारे मेरे जैसे कम ज्ञानी लोग, प्राय कम ज्ञानी लोग थे, सब लोगों ने कहा कि आदमी या तो पागल है या विदेश से पढ़ा है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, हमारे देश में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी उस समय विरोध किया कि कंप्यूटर आने से लाखों हाथ बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों लोगों को काम नहीं मिलेगा। परिणाम आप देख ही रहे हैं, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को काम मिल रहा है। न केवल काम मिल रहा है बल्कि शासन की प्रक्रिया जो है, शासन की जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है वो इतनी अधिक ट्रांसपेरेंट हो गई कि आज आप हम सभी इतने सजग हैं कि हमारे लिए जो सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से जो मिलनी है वो मिलती है या नहीं। मैं सरकारी क्षेत्र में अभी निजी महाविद्यालय देख रहा हूं और लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि महाविद्यालय के पास उचित आधार संरचना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टी नहीं है। कॉलेज शिक्षा में शिकायतें अभी आने लगी है, लेकिन इससे पहले इस तरह की शिकायतें हमारे जो प्रशिक्षण के विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, B.Ed कॉलेजेस और इंजीनियरिंग और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉलेजेस थे, तो वहां पर इस तरह की कंप्यूटर सूचना क्रांति के माध्यम से इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि कॉलेज के पास उपलब्ध संसाधनों को जो छात्र
किसी कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता है वो उससे पहले जान सकता है, यानी कि वेबसाइट पे सारी सूचनाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे हम भी कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन ये किसकी बदौलत? ये बदौलत है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, जो कि 20 साल 25 साल 35 साल पहले इस तरह की योजना, दूरदर्शी योजना भारत के सामने रखी, हमारे देश के सामने रखी, और आज इस लेवल पे है कि दुनिया भर में आईटी प्रोफेशनल में शायद हम अग्रणी लोगों में आते हैं। और यहां तक कि इतना आते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरह की बात कहते हैं, वही खुद अमेरिकी व्यवस्था के जो सिरमौर पे जो लोग बैठे हैं वो लोग इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय लोग इतने ज्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारी व्यवस्था पर हावी हैं, और वो अपने कानूनों का इस तरह से निर्माण करने जा रहे हैं कि जिससे भारत के जो आईटी प्रोफेशनल अमेरिका में जो सेटल हो रहे हैं या ब्रिटेन में सेटल हो रहे हैं वो कम से कम वहां रहे। यानी वहां जितनी आउटसोर्स हो रही है उस आउटसोर्स को लिमिटेड करने जा रहे हैं। वो लोग लिमिटेड कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो दुनिया के सिरमौर हैं, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए हमको उनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं है। ओपन सोर्स की जो कार्यशाला है इसी बात से ये आयोजित हुई, और इस बात का महत्व भी सिद्ध होता है कि हमें दुनिया की किसी भी व्यवस्था में मोनोपोली का विरोध करना है। मोनोपोली क्या? इस तरह का जो एकाधिकार है, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, वो कुछ एक कंपनियां, जैसे आप सब लोग इस बारे में बात हुई होगी, केवल बिल गेट्स के गुलाम क्यों रहे पूरी दुनिया। जहां तक मैं सामान्य समझता हूं कि ओपन सोर्स के माध्यम से एकाधिकार पूर्ण दुनिया का विरोध करना, एक केवल ओपन सोर्स का केवल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग से ही मतलब नहीं है। ओपन सोर्स अपने आप में एक दुनिया भर में एक स्वतंत्र विचारों का एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को हम जैसे जो नौसिखिए हैं, जो शुरू में जिनकी ट्रेनिंग वैसी होती है विंडो में या माइक्रोसॉफ्ट के किसी सॉफ्टवेयर पे, तो उसके बियॉन्ड वो सोच नहीं पाते, हमारी समझ ही विकसित नहीं हो पाती। यदि भी हमारे जैसे जो एकेडमिक लीडरशिप दे रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, वो लोग भी इस बात को बता पाने में समर्थ नहीं है। मैं तो बहुत नीरज जी का बहुत आभार इस बारे में कहता हूं कि इस तरह की जो वर्कशॉप है वो राजस्थान के अन्य भागों में भी आयोजित होनी चाहिए, और ओपन सोर्स से जो भी सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सकती है, जो प्रैक्टिसेस पॉपुलर हो सकती है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाया जाए। ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कंप्यूटर नामक यंत्र से काम लेने के कोई दूसरी युक्तियां भी हैं, कोई और तौर तरीके भी हैं, जबकि शायद माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा तौर तरीके जो हैं वो ओपन सोर्स में उपलब्ध हैं, कई गुना ज्यादा, हजारों लाखों की तुलना में एप्लीकेशन का जो पार्ट है वो ओपन सोर्स पर उपलब्ध है। लेकिन चूंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती बिना माइक्रोसॉफ्ट के, इसलिए हम दूसरी चीज समझ ही नहीं सकते, दूसरी चीज पे काम ही नहीं कर सकते। दुनिया के जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर आते हैं उनकी कॉस्ट का शायद 30% से ऊपर का जो भाग है वो इस बात के लिए हमें चुकाना पड़ता है क्योंकि उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर लोडेड है। अगर वो लोडेड नहीं हो तो 30% से कम कीमत हमको अदा करनी पड़ती है। यानी हमारे लिए तकनीक का प्रयोग करना, कंप्यूटर का अनुप्रयोग करना, कंप्यूटर को व्यवहारिक रूप से हर हाथ में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बाधा यही है कि ये जो एकाधिकार पूर्ण सॉफ्टवेयर की या युक्तियों की, कंप्यूटर की युक्तियों की जो व्यवस्था है, इसको तोड़ना चाहिए। और इसमें इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह की जो समझ हम लोगों में विकसित, या इन जो ओपन सोर्स पे जो उपलब्ध चीजें हैं, जो कंप्यूटर की युक्तियां हैं वेरियस, और कमाल की बात है कि हमारा अभी तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मोबाइल और बैंकिंग, इंटरनेट, एटीएम, इतनी बड़ी व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जिससे हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, इससे भी करते हैं और बैंक के एटीएम से भी करते हैं। उन तक में माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं होता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के काम करने के अपने खतरे हैं, जो हमें, चूंकि हम तो अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, हम नीरज जी की तरह इतने ट्रेंड तो है नहीं, हम तो प्रारंभिक अवस्था में है कि माइक्रोसॉफ्ट को प्रयोग करके हमें जो एप्लीकेशन टाइप करके निकालनी है वो काम हमारे लिए सबसे आसान वो बताया था कि कैसे निकालनी, जबकि उसमें खतरे इतने हैं
कि जो टाइप आपने एप्लीकेशन की है वो दुनिया के दूसरे भाग में बैठा हुआ कोई भी आदमी उसको आराम से पढ़ सकता है। अगर नीरज जी जैसे एक्सपर्ट हैं या हमारे अजय सर जैसे एक्सपर्ट हैं तो वो कहीं भी दुनिया में आप अपने घर में भले लैपटॉप पे आप कॉन्फिडेंशियली उसको टाइप कर रहे हो, बना रहे हो, लेकिन ये चाहें तो उस चीज को आपसे छीन सकते हैं। इसलिए हमारा जितना भी बैंकिंग का, रक्षा का, वित्त का, संचार प्रौद्योगिकी में जितने डाटा ट्रांसफर सरकारी लेवल पे होते हैं वो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से बेस्ड होके नहीं होते हैं। वो ओपन सोर्स से जो डेवलप की गई चीजें हैं उन्हीं चीजों के आधार पर होते हैं। तो मेरी इस आज की वर्कशॉप के इस अंतिम अवसर में मैं सुन नहीं पाया, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, क्योंकि राज के दायित्वों के निर्वहन में समय नहीं मिल पाता। अन्यथा अगर ये जयपुर में होती तो मैं जरूर आपके बीच में आता और मैं भी सीखने की कोशिश करता। मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इतना नॉलेज जरूर है कि हम जैसे हमारा संविधान ने हमारी आजादी दी है, आर्टिकल 21, हम प्राण और दैहिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन कंप्यूटर तकनीक ने हमें स्वतंत्र नहीं छोड़ रखा है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू काम कर रहे हैं या दूसरे लाइसेंसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो दुनिया हमारे ऊपर नजर गड़ाए हुए। तो हमें ऐसी युक्तियों पर ज्यादा से ज्यादा अपनी डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि एकाधिकारी पूर्ण व्यवस्था का हम विरोध कर सके और स्वयं शासित, यानी कि हम इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि हमारे अपने काम की जो चीजें हैं कंप्यूटर में ज्यादातर चीजें काम की नहीं होती, बिना काम की ज्यादा होती है, जो हमारी यूज और वास्तव में हमारे यूज आ सके और जिससे हम सोसाइटी को कुछ दे सके, वो काम लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर में कम होते हैं, वो पॉसिबिलिटीज कम होती हैं, वो संभावनाएं भी न्यून होती है बनिस्बत ओपन सोर्स के। तो ये 2-3 चिंताएं हैं जिनसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे बुलाने के लिए तो सर भार्गव साहब का, गोविंद साहब जो यहाँ हैं और गौर साहब हमारे पुराने मित्र हैं, मेरे 2 विद्यार्थी हैं, टीचर हो गए मैं शायद, शैलेश और गिरीश, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में गुजारिश यही कि इसको वास्तविक रूप में अगर लोकप्रिय बनाना है तो इस युक्ति को, ये जो तरीका है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में ओपन सोर्स का, इसको वास्तव में दुनिया के बहुत सारे भागों में आपको हमारे यहाँ तो हैरत होती है कि ऐसा भी होता होगा। बिल गेट्स का शायद सबसे ज्यादा विरोध होता है, सबसे ज्यादा दुनिया का धनवान आदमी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्री वर्ल्ड है, जो मुक्त विश्व जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा विरोधी उसी आदमी का होता है, क्योंकि उसमें हमारी निजता, हमारी जो निजी बातें हैं, वो उसने उस अधिकार का हनन किया। इसलिए हमें भी हमारी आजादी को असल रूप में बचाना, आजादी का एक खतरा दिखाई नहीं देता, यदि ये दिखाई नहीं देता सीधे तौर पर, हमें दिखाई नहीं देता क्या चुनौती है। इस चुनौती को अगर हम आगे आने वाले अभी तो हमको ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत अधिक खतरा हो, हमारी बहुत सारी चीजें चुरा ली जाए और हमें पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं। इसलिए इस चीज को ज्यादा लोकप्रिय नहीं होने दें, बल्कि इस चीज को लोकप्रिय करें कि जो मुक्त विश्व में जो मुक्त विचार है उनको हम ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रोफेसर BL सैनी साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे समापन समारोह में आए और उन्होंने ऐसी बातें हमें बताई हैं जो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एक्सपर्ट भी यहाँ आकर के बता पाता। उन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में जो डिफरेंसेस बताए, जो उन्होंने अंतर बताया, वो भी एक अलग तरीके से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो एक एक्सपर्ट को बताने के लिए कम से कम 10-15 साल की अपनी नॉलेज देनी पड़ती है। और क्योंकि आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और उन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, बारीकियों से देख रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अपना अधिकार एक पूरे भारतवर्ष में जमाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी डेवलप होती जा रही है, उसके अगेंस्ट। इसी संदर्भ में मैं आज प्रोफेसर BL सैनी सर को हमारे जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा एक मोमेंट है, उसको लगा करके मैं आपको भी हमारी कम्युनिटी में शामिल करता हूँ।
आचल। बिल्कुल आपके मूवमेंट से मैं सहमत हूँ। उस हर आदमी को सहमत होना पड़ेगा जो फ्री बर्थ में विश्वास करता है। खुशी है कि